So effective sentence formation is, the idea is very clear that सबसे पहले बात करेंगे कि what is a sentence. सेंटेंस है क्या, विच मेक सेंस. ठीक है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस. तो क्या कुछ नॉनसेंस वाले भी सेंटेंसेस होते हैं? हाँ. अब देखिए, अक्सर जो गलतियां होती हैं, ठीक है, मतलब सेंटेंस केवल वर्ड्स का ग्रुप नहीं है. सेंटेंस एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है जिसका कुछ मीनिंग भी हो, जिसका कुछ सेंस भी हो. जैसे अक्सर कैंडिडेट्स बोलते हैं आई बिलोंग्स टू लखनऊ. इस पे क्या गलती है? बिलोंग आएगा. तो इस मतलब इस तरीके के सेंटेंस में, इस तरीके के, अब देखिए है तो ये भी वर्ड्स का ग्रुप, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट ओनली द थिंग इज इट डज नॉट मेक सेंस क्योंकि आई के साथ बिलोंग्स नहीं होगा. ठीक है, आई के साथ बिलोंग होगा. इसी तरीके से कई बार कह देते हैं कि ही इज बिलोंग टू सहारनपुर. अब इसमें क्या गलती है? इट शुड बी ही बिलोंग्स टू. राइट. कई बार बच्चे ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जैसे आई एम गो देयर. क्या हुआ? ईदर आई एम गोइंग देयर और आई गो देयर, बट इट्स नॉट आई एम गो देयर. अब देखिए कितना गलत सेंस जा रहा है. बोलिए आई एम गुड, आई एम गो. जिस तरह से आई एम गुड का मतलब है मैं गुड हूं, उसी तरीके से आई एम गो का मतलब है मैं गो हूं. यू आर कम, तुम कम हो. बोले मैं ज्यादा हूं. तो सेंटेंस समझिए, एक मैं आपको यहां से एक लेसन देना चाहता हूं कि अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं कि आप मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएं, टिप्स टू फ्रेम सेंटेंसेस. ठीक है, अगर देखिए ग्रामर अपनी जगह है, ग्रामर अपनी जगह है, और उस ग्रामर को प्रैक्टिकली सीखने का तरीका अलग है. क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से टीचर्स जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या वो अच्छे स्पीकर होते हैं? तो अच्छा स्पीकर होना ग्रामर की नॉलेज पे डिपेंड करता है क्या? अच्छा स्पीकर होना ग्रामर की नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है कि उस ग्रामर की नॉलेज को आपने कैसे परस्यू किया है. आप जैसे ये जो सेंटेंस है आई बिलोंग्स टू लखनऊ, सीधा सीधा इसमें मीनिंग आ रहा है कि भाई आई बिलोंग्स टू लखनऊ, यहाँ पे करेक्शन क्या होगा? आई बिलोंग टू लखनऊ. ठीक है, ये इसमें करेक्शन होगा. अब आप समझना, आई बिलोंग टू लखनऊ, ये इसमें करेक्शन होगा. और इसमें अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसमें गलती कहाँ थी? इसमें गलती थी कि आई के साथ एस और एस लगता ही नहीं है. अब जरा मेरी बात समझिएगा, यहां से आपने एक लेसन लिया. क्या लेसन लिया? नो यूज ऑफ एस और ई एस विद आई यू वी दे. अब देखिए, अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं, माना कि आज आपसे गलती हुई और आप चाहते आगे आपसे गलती ना हो, तो अब आप इतने सेंटेंस बनाइए, इतने सेंटेंसेस बनाइए कि ये रूल ना रहे, ये आपके हैबिट पे आ जाए. जैसे आपने सेंटेंसेस बनाने शुरू किया, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए. मैं अपना होमवर्क टाइम पे करता हूँ. मेक इट्स इंग्लिश. I do my homework on time. I do my homework on time. This is all. Right? और फर्दर आपने सेंटेंस बनाया कि हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाते हैं. We follow our duties very well.
वी फॉलो आवर ड्यूटीज वेरी वेल। तो अब देखिए ये रूल नहीं रहा और ये आपकी हैबिट में आ गया क्योंकि आपने इसमें जम के प्रैक्टिस की। अब इसको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया, ही इज़ बिलोंग टू सहारनपुर। यहाँ पे जो एरर आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे एरर ये आ रही है कि ही इज बिलोंग इज नॉट एन एडजेक्टिव। क्या एरर आ रही है, बिलोंग इज नॉट एन एडजेक्टिव। जैसे अगर सेंटेंस होता ही इज ऑनेस्ट, बोलो ही इज ऑनेस्ट, ही इज सिंसियर, ही इज काइंड, all are correct because all are adjectives, but he is belong is incorrect because belong is not an adjective, it's a verb, so it should be he belongs to Saharanpur. इन द सेम मैनर आई एम गो देयर, यहाँ पे क्या गलती होगी, क्या सही होगा, आई गो देयर। और गलती से यहाँ पे आपने समझ क्या लिया, गो को एडजेक्टिव समझ लिया, यही आपकी गलती है। बोलो आई एम काइंड हार्टेड, आई एम ऑनेस्ट, आई एम सिंसियर, एवरीथिंग इज करेक्ट बिकॉज दे ऑल आर एडजेक्टिव्स। It should be I go there. बहुत से लोग ये बोलते हैं I am agree with you. So it should be I agree with you. अब लॉजिक क्या है कि agree फिर से एडजेक्टिव नहीं है, agree क्या है, वर्ब है, तो इसको कैसे यूज होना चाहिए, एज अ वर्ब यूज होना चाहिए। तो सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहता हूं कि स्पीक इन इंग्लिश फॉर्मली। सबसे पहली बात, जब भी इंग्लिश में आप बात करें फॉर्मली बात करें, ऐसा नहीं कि मतलब अपना एक सेंटेंस बना के फिर हंसने लग गए और दूसरे ने एरर बताई तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। स्पीक इन इंग्लिश फॉर्मली। जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंसेस फ्रेम करें, फॉर्मली फ्रेम करें। एनालाइज द गिवन फीडबैक। अगर कहीं पर भी आपको कोई फीडबैक दिया जा रहा है कि इट इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, एनालाइज इट। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है यार तुम्हारी ग्रामर क्या ज़्यादा अच्छी क्या, अपनी ग्रामर अपने पास रखना, एक ही दिन में ग्रामर निकाल लेंगे। कई बार हम उसकी बातों पर भड़क जाते हैं। कई बार तो बच्चों ने ये तक बोला कि सर पहले मैं ज़्यादा अच्छा था इंग्लिश में, जिस दिन से ग्रामर पढ़ना चालू किया उस दिन से और फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, क्योंकि मेरा माइंड सही गलत में लगा रहता है। अब मैं वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। क्या हो गए देखते देखते। तो ये उन्हीं के साथ होता है जो ग्रामर को एज अ बर्डन लेते हैं। आप बताइए, ग्रामर आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए है कि ग्रामर आपको कंफ्यूज करने के लिए है? यस, ग्रामर इज टू मेक अस कॉन्फिडेंट, नॉट कंफ्यूज्ड। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रामर आपकी हेल्प के लिए है। अरे आई एम अग्री आपने बहुत सुना होगा। अभी आप लोग बोलेंगे तो जब मैं आपकी कॉपी में लिखता हूँ ना, आपका फीडबैक लिखता हूँ, उस दिन मैंने फर्स्ट डे शायद लिखा भी था एक दो लोगों का कि ये सेंटेंस ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो उन चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। कंसिडर करने का मतलब उनको समझ करके उन पर सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, तब तो ग्रामेटिकल डिस्कशन आपके लिए अच्छा है। अगर आपने उनको समझ करके सेंटेंसेस नहीं बनाए, पूरी ग्रामर यूजलेस है, क्या फ़ायदा। सोचो, एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करे, क्या लेवल रह जाता है। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मार्क दोज सेंटेंसेस एंड वर्ड्स विच यू आर in which you are not confident, in which you are not confident, and
शेयर इट विद एक्सपर्ट्स। इस चीज को एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, फॉर द डिस्कशन। अब जैसे अभी आप लोगों ने एकदम से कहा सर हमारी ग्रामर में प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सेंटेंसेस गलत होते हैं। मैंने कहा कौन से सेंटेंसेस कह रहे हैं वो नहीं पता। सो डोंट हैव नेगेटिव इमेजेस इन योर माइंड। व्हाई टू कीप नेगेटिव इमेजेस? व्हाई टू ऑलवेज से दैट माई सेंटेंसेस हैव प्रॉब्लम्स? व्हाई नॉट टू से sir as such there is no problem, if you give us some sentences we will see to it. Am I right or not? So you should talk logically, you should trust yourself and then the world will trust on you. So mark those words and sentences which are really not aware, but don't keep negative images of grammar in your mind and don't remain in dilemma always. ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे हमेशा डिलेमा में ही बने रहते हैं। जब भी पूछो ग्रामर, सर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। उन्होंने अपने मन में एक इमेज बना ली है कि माई ग्रामर इज रियली प्रॉब्लमेटिक, जबकि ग्रामर इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, ग्रामर इज सोल्यूशन ओरिएंटेड। और ग्रामर का अगर सोल्यूशन आपको लेना है तो अब पहले अपने मन की विचार बदलो, नेगेटिव इमेजेस हटाइए और स्टार्ट टॉकिंग लॉजिकली। स्टार्ट टॉकिंग लॉजिकली, एक्सेप्ट मिस्टेक्स इफ देर आर, else keep a positive image of your language, of your grammatical concepts in your mind. जब तक आपसे गलती हुई ही नहीं है, आप पहले से ही गलती मन में क्यों लेकर के चल रहे हैं? पहले एनालाइज करिए, रियलाइज करिए, तब जाके क्या करिए, फाइनलाइज करिए। पहले से ही आप कह रहे हो मेरी मैंने आते आते पूछा कितने बच्चों का सेंटेंस में प्रॉब्लम है, मेरा है। कहाँ प्रॉब्लम है? सेंटेंस कहाँ? सेंटेंस नहीं है, ऐसे ही प्रॉब्लम है। अब देखिए कितना इलॉजिकल डिस्कशन आपने किया। डू यू एग्री और नॉट? इट इज एब्सोल्युटली इलॉजिकल। और एनडीए एस्पिरेंट्स लॉजिकल होते हैं कि इलॉजिकल होते हैं? यू आर नोन फॉर योर लॉजिक और इलॉजिकल थिंग्स। लॉजिक। तो ग्रामर का अगर सीखना है तो लॉजिकली बात करना शुरू करिए। कोई भी आपसे आकर के बोले हाउ इज योर ग्रामर, फैंटास्टिक, यू टेल अबाउट योर ग्रामर, बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक फेयरलेसली। स्पीक fearlessly. Invite grammatical discussions. Right? Maximum there will be a mistake and you are ready to have discussion on such things. इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। मैक्सिमम क्या होगा? गलत होगा। और गलत होगा तो आपका बेनिफिट है कि आपका लॉस है? आपका बेनिफिट है कि कम से कम अभी इतनी जल्दी पता चल गया कि व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट। हमारी क्लास के फ्रेंड्स ने हमें बता दिया कि व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट। मेरे सर ने मुझे बता दिया, किसी बाहरी ने तो नहीं बताया। तो एक्सप्लोर इट, एनहांस इट, हैव द एटीट्यूड। इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। इज इट सो? चलिए, अब इन सभी टिप्स के साथ साथ मैं आपके और पॉइंट्स पे बात करूंगा। अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि सर हमसे टेंसेस की गलती बहुत होती है। कितने लोगों ने कहा था? रेज योर हैंड्स। हाउ टू अवॉइड टेंस रिलेटेड मिस्टेक्स। ठीक है, चलिए आज इस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं
कि टेंस रिलेटेड मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। वैसे एक बात बताइए, कभी आपसे हिंदी में टेंस रिलेटेड मिस्टेक हुई है? नो। कभी आपने हिंदी का सेंटेंस बोलते बोलते ऐसा कहा है कि मैं सेशन अटेंड करने जा रहा हूं था गा, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। लेकिन इंग्लिश में आई एम गोइंग टू अटेंड, आई वॉज गोइंग टू अटेंड, आई विल बी गोइंग टू अटेंड, न जाने कितनी बार कंफ्यूजन हो जाता है। हैज, हैव, हैड में कंफ्यूजन हो जाता है। जेंटलमैन, इज इट सो? कंफ्यूजन होता है? नहीं होता है तो बताओ, नहीं होता है तो खत्म करो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मेरे पास फ्री टाइम थोड़ी ना है। अगर होता है तो डू यू हैव समथिंग इन योर हैंड, पुट इट ऑन टेबल, सिट प्रॉपर्ली। मैं देखिए, मैं जितनी भी बातें करूंगा लॉजिकल करूंगा। मैं एक लॉजिक दे रहा हूं कि कभी हिंदी में ऐसी एरर नहीं होती है, इंग्लिश में क्यों? व्हाई इन इंग्लिश? यू टेल इट। See, we don't speak English naturally. This is the biggest reason we have tense related mistakes. Now, अभी देखना टेंस टॉपिक में कितनी जल्दी खत्म करने वाला हूं। मेरे साथ बोलो, टेंस मीन्स टाइम। Time is a natural concept. The way we say today, yesterday, tomorrow, in the same way, today means present, yesterday means past, tomorrow means future. Tense is over. खत्म हो गया टॉपिक। टेंस में क्या पढ़ा है? टेंस एक नेचुरल टॉपिक है, इससे इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं, हिंदी का कोई लेना देना नहीं। जितनी भाषाएं उतने टेंसेस। यू टॉक ऑफ एनी लैंग्वेज, यू टॉक ऑफ पंजाबी, उर्दू, एनी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में टाइम तो होगा ही ना। अगर टाइम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस आज का है कि कल का है कि आने वाले कल का है? तो टेंस इज ए नेचुरल टॉपिक। हिंदी में हमें टेंस कैसे पता चलता है, था, गा, गी, की, ऐसे पता चलता है। इंग्लिश में हमें टेंस कैसे पता चलता है? We get to know, come on, say, we show time in a sentence with the help of helping verb. Helping verbs help us to show time. That's why we call them helping verbs. हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करती हैं टाइम को शो करने के लिए, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। देयर इज नो अदर रीजन, और कोई रीजन है ही नहीं। ठीक है, नाउ सिंपल सेंटेंसेस आर देयर। सिंपल sentences with no main verb। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई मेन वर्ब होता ही नहीं है। फिर होता क्या है? टू शो द थिंग्स, चीजों को केवल शो करना। अगर आप प्रेजेंट में कुछ शो कर रहे हैं तो क्या लगाते हैं? इज, एम, आर। अगर आप कुछ पास्ट में शो कर रहे हैं तो क्या लगाते हैं? वॉज एंड वर। और अगर आप फ्यूचर में कुछ शो कर रहे हैं तो क्या लगाते हैं? विल, शैल। यू कैन शो एनीथिंग, लाइक you will say
कि दिस इज एलसीडी, तो दिस इज एलसीडी, इसमें कोई मेन वर्ब है? कोई भी मेन वर्ब नहीं है। आपने कहा कि दिस इज माय सिटी, देयर इज नो मेन वर्ब, राइट? एंड यू सेड मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूं, बोलो आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट। वे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। वो मेरी क्लास में था, वे लोग कॉन्फिडेंट थे, मैं जैसे आपने कहा हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हम कामयाब होंगे, इन सारे सेंटेंसेस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, ठीक है? इन सारे सेंटेंसेस कैसे हैं? सिंपल है, इसीलिए इनको हमने क्या बोला? सिंपल। अब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब आती है, मींस एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेस, एक है सिंपल सेंटेंसेस और एक है एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेस। एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेस का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जो कि एक एक्शन को शो करते हैं। अब एक्शन कितने होते हैं? मेनली दो होते हैं, एक है कंटिन्यूअस और एक है परफेक्ट। कंटिन्यूअस का मतलब जारी है, वर्क इज गोइंग ऑन, एंड परफेक्ट का मतलब क्या होता है? वर्क इज डन, राइट? एंड इंडेफिनिट किसे कहते हैं? रेगुलरली होगा तो फिर मतलब इंडेफिनिट कैसे होगा? हाँ, नहीं, प्रॉपर टाइम होता है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock। अब भाई 6 o'clock तो प्रॉपर ही टाइम है, इम्प्रॉपर टाइम तो नहीं है। थिंक ओवर इट। नाइदर कंटिन्यूअस नॉर परफेक्ट। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, बोलो नाइदर आई एम गेटिंग अप नॉर आई हैव गॉट अप, आई जस्ट गेट अप, इट्स माई डेली रूटीन, दिस इज द रीजन इट इज इंडेफिनिट, टुडे I am late. I am getting up at 9 o'clock. I have already got up. You may come now. तो हर सेंटेंस का अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। आज मैं लेट उठ रहा हूं, उठते उठते मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, तो अभी मैं प्रॉपरली उठा नहीं हूं, मैं धीरे धीरे उठ रहा हूं, तो इट्स कंटिन्यूअस। अरे आप आ जाओ यार, मैं उठ गया हूँ, यू जस्ट कम, मैं उठ गया हूँ। यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ कि मेरा उठने वाला काम हो गया है। और मैंने कहा कि मैं सुबह डेली 6 बजे उठता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी हैबिट को दिखा रहा हूँ, अपने रूटीन को दिखा रहा हूँ। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो एक नई कैटेगरी बन जाती है जिसका नाम है, इस कैटेगरी में ऐसा क्या होता है भाई? सर आधा हो चुका होगा काम, आधा एग्जैक्टली, डन प्लस गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, 3 घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। 3 hours पास हो गए। 3 hours जो पास हो गए वो डन हो गए कि नहीं? और अभी भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या गोइंग ऑन। तो भाई 4 कैटेगरी होती हैं जिनमें मेन एक्शन आता है। कौन कौन सी? मेरे साथ बोलिए। इंडेफिनिट,
perfect, perfect, continuous, continuous, perfect continuous. perfect continuous. Indefinite means Indefinite means something which is not definite. something which is not definite. Here, Here, neither the work is going on neither the work is going on, nor the work is done. nor the work is done. Continuous means Continuous means work is going on. work is going on. Perfect means Perfect means work is done. work is done. And perfect continuous And perfect continuous means means it is both. it is both Done plus going on. done plus going on. Let's talk about helping verbs. So, its helping verbs are just based on its categories only. Let's talk about present. सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट की बात कर लेते हैं. कैसे बता दें? ये आपका कैटेगरी वाइज ही बता देते हैं. कैटेगरी वाइज बता दें कि टेंस वाइज बता दें? कैटेगरी वाइज ज़्यादा सही है ना. टेंस तो 3 ही होते हैं, ये तो कहीं नहीं जाने वाले. तो अगर आपका कैटेगरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या होता है इसमें? सिंपल सेंटेंसेस, नो हेल्पिंग वर्ब. नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंसेस. सबसे पहली बात, सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं. तुम्हें क्या हो बेटा? So sit straight, man, and keep writing important points, because this kind of discussion is not done every day. So be careful. And in negative and interrogative, helping verb is required, and that is do with I, you, we, they, and does with he, she, it, any name. Right. One more thing to notice. In simple sentences, singular subject is there, SS is there. So there is just V1 plus S or ES. SS में क्या होगा? V1 होगा और क्या होगा? S और ES होगा. And PS में मतलब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा? V1 ही होगा बस, S और ES नहीं होगा. Do you understand? Is that clear? Yes. Now let's talk about past indefinite. So in past indefinite, of course, no helping verb in simple sentences. No helping verb in simple sentences. And singular as well as plural दोनों ही केसेस में लगेगा तो क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो. एंड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव व्हाट वी डू? डिड विद बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, दोनों के साथ लगेगा. इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट. तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? विल, शैल. विल विद आई, यू, वी नहीं, आई और वी के साथ तो शैल लगेगा. शैल लगेगा आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा? ही, शी, इट एंड दे एंड यू. ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई सभी इंडेफिनिट सेंटेंसेस की. क्लैरिटी है सभी को?
अब देखिए आप यस सर करते जाओगे, फिर भी 2 दिन बाद अगर कोई पूछेगा टेंसेस की दिक्कत है क्या, है हल्की सी। क्वेश्चन है, हाँ जैसे कोई बोलता है कि जैसे सेल के साथ आई विल भी लग रहा है, लेकिन कोई बोलता तो आई विल बोलता है। हाँ ये तो है। विल शोज मोर सर्टेनिटी एज कंपेयर टू शैल। दिस इज द रीजन। मतलब अगर कोई कहे आई शैल गो देयर, तो उसका मतलब है आई मे और मे नॉट गो। और अगर कोई कह रहा है कि आई विल गो देयर, इसका मतलब है वो जाएगा। वही है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब कोई अनसर्टेनिटी से कह रहा है, उसमें मे माइट लगा देंगे या शैल लगा देंगे। ये बात सभी को क्लैरिटी है? Now we are going to take one more table, and that is for continuous now. Come on, say everyone. Continuous. Continuous में एक बात बड़ी अच्छी है. Do you know what? सब में इंग ही लगेगा, चाहे कोई भी टेंस में। बोलो ing form of verb. Common. In all tenses, whether it is present, past, or future, everywhere, ing, मेरी गाड़ी फसिंग, न हिलिंग न डुलिंग, बस पुक पुक करेंगे। कई लोग ऐसे लाफेबल वे पे भी आईएनजी फॉर्म यूज करते जाते हैं। तुम किधर जाएंगे, तुम क्या करेंगे, आज क्या तुम इधर आएंगे, अगर आएंगे तो फिर से बताएंगे। मतलब कहने का ये है कि आईएनजी फॉर्म की पहचान है कि वो कंटिन्यूएशन में ही आएगा। तो ये अच्छा है। इंडेफिनिट में वेरिएबल था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो बच्चों जल्दी बताओ क्या लगाओगे? वेरी गुड। छोटे बच्चों पास्ट में क्या लगाओगे? वेरी गुड। एंड फ्यूचर में क्या लगाओगे? विल बी शैल बी। गड़बड़ बताया। क्लियर? अब एक समस्या है कि हमने तो ये सिंपल में भी पढ़ा था। ये मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, और ये ग्रेजुएशन कर रहा है, ही इज डूइंग ग्रेजुएशन। दोनों जगह ही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? आने दो। लेट्स हैव कॉम्बो प्रैक्टिस। दोनों को मिला के प्रैक्टिस कर लो। ये बात सही है कि जो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की है वही हेल्पिंग वर्ब किसकी है? सिंपल सेंटेंसेस की है। तो अगर जिन बच्चों को इसमें भूलना है, डाउट होता है, वो लोग कॉम्बो प्रैक्टिस करें। कैसी प्रैक्टिस? ओके बच्चों, आ जाते हैं परफेक्ट केस पे। एंड मैं आपको बता दूं, परफेक्ट में भी मामला बड़ा अच्छा है। V3 इन ऑल टेंसेस, सब टेंसेस में क्या लगना है? V3 ही लगना है, ज़्यादा मच नहीं है। तो यहाँ पे भी फंडा बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आप लगाएंगे हैज एंड हैव। हैज विथ सिंगुलर एंड हैव विथ प्लूरल। एंड ऐसी वॉज विथ सिंगुलर and were with plural. Will be with singular and shall be with plural. ये होता है केस। ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना है, सो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती नहीं है। हैड का, अरे मैंने क्या लिख दिया? वॉज पर क्यों लिख दिया? हैड होना चाहिए। अच्छा मैंने कॉपी किया था क्या? ओके, तो हैड लगेगा भाई,
सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, एंड यहां पे विल हैव लगेगा, एंड यहां पे लगेगा शैल हैव, एंड दिस इज योर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी एक बात बड़ी कॉमन है, आईएनजी इन ऑल केसेस। आईएनजी इन ऑल केसेस। So you know the helping verbs in this case? Exactly, has been, have been. In present this is has been, and in this is have been, and this is had been, and this is will have been, and this is shall have been. So this is the system of helping verbs. Now I will make you practice. अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा. So before I make you practice, if you have any other point of discussion in your sentence formation, in your tenses, you can say, you can ask. Now, mind my statement. You have gone through all the tenses and helping verbs. Will you not say now that I have no problem in tenses? Your statement will be changed or not? Sure? Now you will say that we are confident in tenses. Say, we are confident in tenses. We are confident in tenses. Sure? Yes, sir. It will be changed. It will be changed if you do only one formula, if you follow, that is think in English. The best way to learn English is to think in English. आप दिन भर में हर तरह का सेंटेंस बोलते हैं, इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, परफेक्ट भी बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। और अभी आप कह रहे थे सर हिंदी में तो कभी कंफ्यूजन नहीं होता, इतना कंफ्यूजन इंग्लिश में क्यों होता है? उसका कारण है हिंदी यू स्पीक नेचुरली, हिंदी यू स्पीक freely and with freedom and also with feel. Freely, freedom, feel. 3 F's are there. In English, you speak just because of compulsion, majburi. So if you start making your maximum sentences in English, you will get to know the exact idea whether you are able to frame sentences well or not. If not, highlight it, bring it for discussion, sort it out. अब मेरे पास एक रिगरस प्रैक्टिस का प्लान है. रिगरस प्रैक्टिस. कैसी प्रैक्टिस? बहुत मस्त प्लान है. रिगरस प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, कभी भी आपको लगे बहुत दिन हो गए हेल्पिंग और रिवाइज नहीं की, मेरे साथ बोलिए एक्शन. कोई भी एक एक्शन ले लीजिए. जैसे आपने एक्शन लिया गो, और कोई एक्शन लीजिए. गो मीन्स जाना, सबको पता है. हाँ, लर्न, सीखना. राइट. डू मीन्स काम करना. कोई भी एक्शन ले लीजिए. Any action. Break. Right? To break. आपने एक्शन ले लिया. ब्रेक. बोलिए एक्शन. To break. Now you started making natural sentences. मैं कभी भी रूल्स ब्रेक नहीं करता हूँ. बोलो I never break rules. Come on, say I never break rules. You know it. ये मेरी हैबिट है. एंड ग्रामर अभी भी सीखी है. सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट.
तुम इस स्टैंडी को क्यों तोड़ रहे हो? वो इस टेबल को तोड़ रहा है। चलो, वो इस टेबल को तोड़ रहा है। नहीं, मैंने सिंपल बोल दिया, सिंपल। वो इस टेबल को तोड़ रहा है। He is breaking this table. Now, you know it very well. This is your present continuous. मैंने ऐसी टेबल्स को कई बार तोड़ा है। I have broken such tables many times. Now this is your perfect case, so this is PP. सुबह से वो इस टेबल को ही तोड़े जा रहा है। सुबह से वो इस टेबल को ही तोड़ रहा है। अब आप लोगों ने मैक्सिमम ने गलती करी। आप लोग कह रहे ही इज ब्रेकिंग। हाँ, कम ऑन से ही हैज बीन ब्रेकिंग this table since morning. Now this is perfect continuous case. Now कल उसने मेरी टेबल ब्रेक कर दी। Yesterday he broke my table. Now this is past indefinite. हाँ, जब मैं वहां पहुंचा वो मेरी टेबल तोड़ रहा था। थोड़ा सीन बनाओ। हाँ, when I reached there, I saw that he was breaking my table. Now this case is what? Past continuous. जब मैं पहुंचा वो मेरी टेबल तोड़ चुका था। He had already broken my table. So this will be your past perfect continuous. Right? Past perfect. This is just past perfect. Yes. वो कई दिनों से ये टेबल तोड़ रहा था। He was speak English formally. He had been. फिर अच्छा एक बात बताओ, जब एक सेपरेट कैटेगरी दे दी गई है तो उसका यूज क्यों ना करें? वो तोड़ रहा था, he was breaking, और वो कई दिनों से तोड़ रहा था, he had been breaking। जो एक्चुअल है, मैं आपको बता दूं, आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन आया है। एवरी ईयर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस सबसे ज्यादा बच्चे भूलते हैं, एंड ये बात एग्जामिनर को पता है। अभी देखा हमने ना, अभी भी पढ़ा और अभी भी भूल गए, जस्ट बिकॉज वी डोंट स्पीक इंग्लिश फॉर्मली। सो इट शुड बी ही हैड बीन ब्रेकिंग this table since morning. सुबह से, for many days. If it is for कई दिनों से, so for many days. बोलो, आज फिर वो टेबल तोड़ेगा। Today he will break this table again. This is FI. इस टाइम वो टेबल ही तोड़ रहा होगा। He will be breaking the table. This is your FC, future continuous. अब तक तो वो टेबल तोड़ चुका होगा। This is future perfect. वो एक महीने से टेबल तोड़ रहा होगा। He will have been for a month,
एक्चुअली यहाँ पे दो ही प्रीपोजिशन लगते हैं, सिंस और फॉर। सिंस लगता है फिक्स टाइम के लिए, बाय का यूज जो होता है वो नहीं बाई का मतलब है कि उस समय के आने तक, जैसे 1 बजे तक हम लोग स्पीकिंग क्लास स्टार्ट कर लेंगे, तो 1 बजे तक मतलब विद द पासेज ऑफ टाइम। और हम लोग 8 बजे से यहाँ बैठे हैं, वी हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 8 o'clock। तो ये बात दी दिस नहीं, फ्रॉम तो नहीं लगेगा। फ्रॉम लगेगा व्हेन यू डोंट फॉलो परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हेन यू ओनली फॉलो कंटिन्यूअस, देन फ्रॉम इज करेक्ट, बट आई डिसएग्री विद दैट। व्हाई टू हैव चलेबल वर्केबल थिंग, व्हाई नॉट टू हैव परफेक्ट थिंग? काम थोड़ी चलाना है, मेरे को पता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो आई मस्ट फॉलो दैट। तो कैसा लगा ये एक्शन वाला तरीका? एक एक्शन लिया और 12 तरह से आपने घुमा दिया। चलो जल्दी जल्दी एक बार ही बोलो, आई नेवर ब्रेक रूल्स, ही इज ब्रेकिंग दिस टेबल, आई हैव ब्रोकन सच टेबल्स, ही हैज बीन ब्रेकिंग दिस टेबल सिंस मॉर्निंग, yesterday he broke my table, when I reached there, I saw that he was breaking my table, when I reached there, he had already broken my table, he had been breaking this table since morning, today he'll break this table again, this time he'll be breaking the table, till now he will have broken the table, he will have been breaking the table for a month. Any action you can take it to these 12 categories. You will be ready with your helping verbs. 3 tenses, 4 categories, 4 into 3 is equal to 12. 3 simple sentences. Total number of sentences are 15. We will learn its passive. That will be additional. Originally, there are only 15 sentences. That's it. So this is all about this session. I hope everyone has understood. And keep exploring your natural sentences. Let me tell you, no book can teach you sentence formation. No teacher can teach you sentence formation if you don't frame your own sentences naturally. Remember my statement, right? So अगर आप चाहते हैं